हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला आता है द नेट डिमांड कर्व एक्सप्लेन। तो ये किसको एक्सप्लेन करता है? तो ये प्राइस लिक्विडिटी है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जो चैम्बरलिन थे, प्रोफेसर चैम्बरलिन थे, उन्होंने इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आता है ए सिचुएशंस इन विच द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग फर्म इन रिलेटिवली स्मॉल इज नोन एज। ठीक है, तो मोनोपोली में तो आपको पता है सिर्फ एक ही सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? जब बहुत सारे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और जो जो गुड्स बेचे जाते हैं वो क्या होते हैं? होमोजीनियस नेचर्स के होते हैं। ठीक है, मोनोसोपोली के अंदर क्या होता है? एक ही बायर होता है। ओलिगोपोली के अंदर होता है कुछ फर्म होती है, वो कुछ फर्में रहती है, वो कार्टल्स वगैरह बना लेती है। ठीक है, तो इसने पूछा जिसके अंदर क्या होता है? सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग फर्म इज रिलेटिवली स्मॉल। जहाँ पर जो फर्म है स्मॉल होती है तो होता है ओलिगोपोली, कुछ फर्में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ। डिमांड किसका फंक्शन होता है? प्राइस का। ठीक है, तो प्राइस का फंक्शन होता है क्या? डिमांड। ऐसे पढ़ते हैं हम। ओके, द टर्म ग्रुप इक्विलिब्रियम। द टर्म ग्रुप इक्विलिब्रियम किससे रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है? मोनोपोलिस्टिक्स कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है प्राइस इफेक्ट इन डिफरेंस कर्व एनालाइज अराइज। तो व्हेन द कंज्यूमर बिकम आइदर बेटर ऑफ और वर्स ऑफ बिकॉज प्राइस चेंज इज नॉट कंपनसेटेड बाय द इनकम चेंजेस। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही राइट आंसर है कि जो प्राइस इफेक्ट है इन डिफरेंस कर्व के अंदर वो किस एनालाइज अराइज जब when the consumer become either better off on a worse off because price change is not compensated by the income changes। नेक्स्ट आता है ए सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर। जहाँ पर एक ही बायर होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया, तो जिसके अंदर एक ही बायर होता है वो मोनोसोपोली होता है, और जिसमें एक सेलर होता है वो मोनोपोली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर दी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? कि सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर, सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्शन टू चेंज इन पर्टिकुलर कॉस्ट, वैल्यू ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या बताती है? सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स चेंज इन पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशन फॉर एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ द मोनोपोली आर। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, पेटेंट, लाइसेंसिंग, सारे ही इसके क्या है? सारे ऑप्शन ही इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट है इन्फीरियर गुड्स के केस के अंदर पार्शियली ऑफसेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इज इक्वल टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, री इन्फोर्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मोर देन ऑफसेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड के केस में जो इनकम इफेक्ट होता है वो पार्शियली ऑफसेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आती है ए मार्केट इन विच टू फर्म एग्जिस्ट। जिसके अंदर दो फर्में होती है, तो जिसके अंदर दो सेलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूपोली। नेक्स्ट आता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी फेल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम को? तो ये आता है सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क, अनसर्टेनिटी, स्लगिश ग्रोथ है, इनको तो लेकर चलती है। ठीक है, लेकिन सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट इसको लेकर नहीं चलती है वो। सेलिंग कॉस्ट हैव टू इनकर्ड इन केस ऑफ। सेलिंग कॉस्ट किस केस में होते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है ना दूसरे प्रोडक्ट से मतलब किसी न किसी रूप में, चाहे वो साइज को लेकर रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफर होता है। ठीक है, तो इसके कारण फर्म को यहाँ पर फर्म को बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है, सेलिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। विच टाइप ऑफ द कॉम्पिटिशन लीड टू एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंज्यूमर। यानी कौन से होता है जिसके अंदर जो कंज्यूमर है उसका शोषण होता है? तो ओलिगोपोली में भी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी, मोनोपोली में भी, सब में ही होता है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडेटरमिनेट अंडर एड्सवर्थ मॉडल। तो एड्सवर्थ मॉडल के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है? अनडेटरमाइन होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
प्रोवाइड ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होल्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? देखो, जब हम डिमांड का फंक्शन पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना मतलब किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज है, हाउ मच चेंज इन डिमांड, तो वो हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होल्डिंग कांस्टेंट। डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू, डिमांड कर्व किससे रिलेटेड होता है? ये MU मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से भी रिलेटेड होता है और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व से भी रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो इसका राइट आंसर है। मार्केट इन विद वन बायर एंड वन सेलर, यानी जो जिसके अंदर सिर्फ एक बायर होता है और एक सेलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायोलैटरल मोनोपोली, बायोलैटरल मोनोपोली। द अपर पोर्शन ऑफ द निक डिमांड कर्व इज रिलेटिवली, जो अपर पोर्शन होता है निक डिमांड कर्व का वो क्या होता है? मोर इलास्टिक, वो क्या होता है? ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डायनेमिक वेरिएबल, तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट डायनेमिक वेरिएबल है जिसमें टास्क, देखो, सुपीरियर स्टाइल एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन नेचर, कल्चरल वेरिएबल, मतलब जिसमें क्या होता है सब बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, जो डायनेमिक नेचर का है। तो टास्क स्ट्रक्चर है, यानी जो काम है उसके अंदर क्या होता है? हमेशा चेंजमेंट होता रहता है टास्क के अंदर। अभी आपने ये टास्क कंप्लीट किया, फिर आपको ये टास्क मिल गया, तो जो टास्क स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डायनेमिक वेरिएबल है। ठीक है, इन द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी देयर इज एन एरर इन केस ऑफ, तो किस केस के अंदर हो सकती है? आर्च इलास्टिसिटी के केस के अंदर हो जाती है। हाउ मैनी सेलर आर प्रेजेंट इन ड्यूपोली, तो कितने सेलर होते हैं ड्यूपोली के केस में? 2 ही होते हैं। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अचीव्ड टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर, जो एफिशिएंट एलोकेशंस है वो किस केस के अंदर आपको मतलब अचीव हो पाता है? तो वो होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स और सेलर होते हैं उनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, और इस केस के अंदर क्या होता है? एफिशिएंट एलोकेशंस होता है रिसोर्सेज का। फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट रन द कंडीशन इज, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? MR बराबर MC होते हैं और MC का MR को क्या होता है? नीचे से काटता है। ठीक है, स्टडी ऑफ द कोलिजिव ओलिगोपोली। ठीक है, तो जो कोलिजिव एग्रीमेंट होता है वो कोलिजिव ओलिगोपोली के केस में होता है। देखो, एक तो होता है कोलिजिव ओलिगोपोली, एक होता है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली के केस में क्या होता है? जो फर्म्स है वो क्या बना लेते हैं? कार्टेल बना लेते हैं, ग्रुप बना लिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोलिजिव ओलिगोपोली। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जो उसको ना तो उसका, क्योंकि ना तो बहुत सारे बायर्स होते हैं और ना बहुत सारे सेलर होते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या होता है? जो ना तो फर्म कंट्रोल करती है और ना ही जो बायर्स होते हैं वो करते हैं, वो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई है उसके थ्रू रहता है, वो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। इसके बाद आता है इफ द डिमांड कर्व कन्फ्रंटिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक देन द फर्म इज, अगर डिमांड कर्व है कन्फ्रंटिंग इंडिविजुअल फर्म और परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? फर्म क्या होगी? प्राइस टेकर। देखो, अगर मान लो प्राइस है बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर डिमांड है वो इलास्टिक है, तो इलास्टिक के केस में अगर मान लो आपने प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है, तो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो दूसरी जो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में फर्म क्या होगी? प्राइस टेकर होती है। यहाँ पर फर्म की जो कंडीशन क्या होगी? प्राइस टेकर। अभी ऑप्शन दे रखा है, देखो, EPX यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कौन से केस में होता है? ये होता है आर्च क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कार्टेल इन ए फॉर्म ऑफ, कार्टेल किस में पाया जाता है? कोलिजिव ओलिगोपोली के केस में। विच वन इज़ नॉट नॉर्मली पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के केस में क्या पॉसिबल नहीं है? मोनोपोली के केस में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो MR है वो AR के बराबर हो। ठीक है, मार्जिन रिवेन्यू प्राइस के बराबर भी हो सकता है, MC MR के बराबर भी हो सकता है, एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रिवेन्यू के बराबर भी हो सकता है, लेकिन मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के बराबर हो जाए ऐसा मोनोपोली के केस में नहीं होता है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। ए फर्म मार्जिनल रिवेन्यू, फर्म का जो मार्जिनल रिवेन्यू है
ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव रहता है, ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव रहता है, या हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। इस जीरो, देखो जीरो भी होता है एट विच द टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम। जीरो कब होता है, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू जब आपका टोटल रिवेन्यू है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होता है तो आपका एमआर क्या होता है, जीरो। इसके बाद एमआर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, इन मोनोपोली मार्केट एंड अपवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड रिजल्ट इन न्यू इक्विलिब्रियम विद, ठीक है, अगर मान लो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उस केस में क्या है, हायर क्वांटिटी एंड हायर प्राइस, ठीक है, हायर क्वांटिटी एंड हायर प्राइस। डिमांड एनालाइज इंक्लूड, डिमांड एनालाइज के अंदर क्या आता है, डिमांड फोरकास्टिंग भी आता है, डिमांड डिफरेंशिएशन भी आता है, ठीक है, डिमांड डिटर्मिनेशंस भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। In case of monopolistic competition, MR curve cannot be defined, AR curve cannot be defined, the short run supply curve cannot be defined। देखो जो monopolistic competition के अंदर रहता है, जो short run supply curve है उसको आप डिफाइंड है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विच इकोनॉमिस्ट स्टेटेड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोली। तो इसमें से कौन से इकोनॉमिस्ट ने कहा था, तो जो जोसेफ सुम्पिटर थे उन्होंने कहा था, जोसेफ सुम्पिटर ने कहा था पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बताया था जोसेफ सुम्पिटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज रिवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय, एवरेज रिवेन्यू कैसे कैलकुलेटेड करते हैं, टी आर अपॉन क्यू। एवरेज रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, टी आर अपॉन क्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी है, ये क्या होता है एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विल बी, क्या होगी, इन्फिनेटिव, ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विल बी क्या होगी, इन्फिनेटिव। एट इलास्टिसिटी ऑफ वन मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू, अगर मान लो इलास्टिसिटी है वो 1 है तो जो मार्जिनल रिवेन्यू वो क्या होगा, 0 होगा। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू 0 होगा। देखो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 इज डेट केस एमआर 0। अगर इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज़्यादा है तो एमआर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में काफ़ी बार। उसके बाद आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्लूड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड। देखो जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तो क्या होता है, एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज, एक होता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है जो, और शिफ्टिंग जो होती है वो होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में चेंज होने से एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तो ठीक है ये तो क्या होता है, प्राइस में चेंज होने से होता है एक्सटेंशन, ठीक है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इनवेक्स जो, ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन, जो ऐसी शेप में होता है ना ये क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व। ये क्या होता है, हमेशा जो ओरिजिन है उसके क्या होता है, कन्वेक्स होता है। और देखो कॉनकेव शेप क्या होती है, कॉनकेव शेप होती है ये वाली ऐसी जो होती है। स्टडी ऑफ डिमांड ओवर 2 पीरियड, जो ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक, ठीक है। स्टडी ऑफ डिमांड ओवर 2 पीरियड इज कॉल्ड द कंपैरेटिव स्टैटिक। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ मोनोपोली फर्म इज द लॉन्ग रन कैन हैव। तो मोनोपोली के केस के अंदर क्या होता है, जो फर्म रहते हैं उसको क्या मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन के केस में भी जो फर्म है वो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, मोनोपोलिस्टिक में भी, लेकिन जो मोनोपोली उसमें फर्म लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो अर्न करती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है, तो कहाँ करता है, एट ए लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। जो एमसी कर्व है, देखो जो एसी है, ठीक है, एमसी है उसको उसके क्या करता है, लोएस्ट पॉइंट पर कट है वो करता है, तो एट ए लोएस्ट पॉइंट। ऑन एन इंडिफरेंस मैप इफ द इनकम कंजम्पशन कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट इट शो डेट। अगर मान लो इंडिफरेंस मैप है उसमें इनकम कंजम्पशन कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड टू द राइट, ठीक है, तो वो क्या बताता है, वो क्या बताता है कि वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स है, वाई इज एन
इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है। तो जो वाई है वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, तो इसके अंदर इनकम कंजम्पशन कर्व है, अगर वो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप है तो वो हमें क्या बताएगा कि जो वाई गुड्स है वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन वन सेक्टर ऑन द अदर सेक्टर इज स्टडीड बाय, तो किसके उसके अंदर करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम के केस में की जाती है। तो इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन वन सेक्टर, जो डिमांड में चेंज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, इन वन सेक्टर ऑन अदर सेक्टर, एक सेक्टर के अंदर अगर मान लो आपने डिमांड में मतलब आपने डिमांड में जो चेंज हुआ उसका अदर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको हम स्टडी करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। डिमांड कर्व कैन बी derived फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म एंड यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये दोनों ही सही है कि इसमें क्या होता है, डिमांड जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर अजम्पशन लेकर चलते हैं, जो यूटिलिटी है उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म यानी 1 2 3 के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और मनी की यूटिलिटी हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो दोनों ही आपका सही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, किसके द्वारा दिया गया था, हिक्स के द्वारा किया था। हिक्स ने ही कहा था ना कि जो यूटिलिटी है उसको हम 1 2 3 यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर क्या होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। According to principle of diminishing marginal rate of substitution, one commodity must be decreased with other is increased, ठीक है। Commodity which is increased has higher marginal significance. Commodity which is decreased has higher marginal significance of the state, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसके अंदर आता है ए। देखो, वन कमोडिटी डिक्रीज, अगर एक कमोडिटी डिक्रीज हो रही है तो अदर क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहला तो ये हो गया। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कमोडिटी विच इज इंक्रीज एट हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। कमोडिटी विच इज डिक्रीज्ड, ये कहता है जो कमोडिटी इंक्रीज है उसमें ज़्यादा हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस होता है। नहीं, जो कमोडिटी डिक्रीज है ना उसके अंदर ज़्यादा हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस होता है। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए और सी है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कंप्यूटेड, प्राइस इलास्टिसिटी किसके द्वारा कंप्यूट की जाती है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q, P2 माइनस P1, ठीक है। तो हम निकालते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। इसने वैसे उसको खोल के बता रखा है पूरे उसको, तो हम ऐसे निकालते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है। तो डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, और डेल्टा P कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर है। इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q, Y2 माइनस Y1 अपॉन Y। वहाँ पर प्राइस को लेकर चल रहे थे, यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी में इनकम को लेकर चल जाएंगे कि इनकम में चेंज से डिमांड पर इम्पैक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर प्राइस में चेंज से डिमांड पर इम्पैक्ट। अब देखो, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपका देखो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। तो पहले आपका लॉ ऑफ डिमांड आया था, लॉ ऑफ डिमांड आया था पहले, उसके बाद आया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद आया था लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। उसके बाद आपका जो आया था वो था लॉ ऑफ इंडिफरेंस, उसके बाद आपका आया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। उसके बाद आया आपका रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व, ठीक है। तो आपको मतलब देखना है इसको कौन कौन सी ईयर के अंदर कौन कौन से है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इसको करना। तो पहले लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के बाद आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिफरेंस, ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर, और उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन ए कंज्यूमर इनकम इंक्रीज द इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव टू। तो देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज बेस्ड अजम्पशन। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या अजम्पशन लेकर चलती है, ठीक है। तो क्या लेकर चलती है कि टेस्ट चेंज ओवर टाइम, कंजम्पशन इज कंटिन्यूस,
डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूमर होमोजीनियस। तो इस सारी एजम्पशन को लेकर चलती है कि जो टेस्ट है वो चेंजेज होता रहता है, कंजम्पशन है वो कंटिन्यूटी के अंदर होता है, और डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूमर होमोजीनियस, यानी जो भी आप मतलब आप ये पढ़ते हो ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, जैसे कि पहले आपको भूख लगी तो आपने एक रोटी खाई तो आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिली, फिर सेकंड खाई उससे ज़्यादा मिली, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है वो बढ़ने की जगह क्या होती है, कम होती जाती है। तो डिफरेंट यूनिटी, और यहाँ पर ये भी एजम्पशन लेकर चलते हो, यानी जो आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ना वो सेम है। यानी अगर मान लो आपको भूख लगी तो आप मान लो आप सैंडविच खा रहे हो तो आप सैंडविच ही खा रहे हो, ठीक है। तो ये मानकर चलता है जो डिफरेंट यूनिट ऑफ, यानी एक यूनिट खाई तो भी आपने पहला सैंडविच खाया, फिर दूसरा सैंडविच खाया, तो डिफरेंट यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूमर होमोजीनियस, ठीक है। तो ऑल आर ट्रू, ठीक है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद हम करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के 50 MCQ। ओके।